नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी शानदार कविता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई है और जिनका नाम है नागार्जुन जी। लेकिन उनके बचपन का नाम कुछ और था। बिहार के दरभंगा ज़िले में आपका जन्म हुआ और आपका नाम आपके माता पिता ने रखा वैद्यनाथ मिश्र। लेकिन देखो, बाद में नागार्जुन के नाम से बहुत फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए और नागार्जुन के नाम से ही आपने हिंदी में कविताएं लिखी। नागार्जुन जी जो थे वो मैथिली भाषा में भी लिखते थे और यात्री नाम से मैथिली भाषा में वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। नागार्जुन जी की कविता की एक विशेषता है कि आप जब उन कविताओं को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सरल तरीके से और किसी भी एक हमारे आसपास दिखाई देने वाले दृश्य को बहुत ही सहज रूप से वो वर्णित करते हैं। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं और एक ख़ास बात यह है कि नागार्जुन जी को घूमने का बड़ा शौक़ था, घुमक्कड़ी का बहुत शौक़ था। और यहाँ वहाँ जब वो घूमने जाते थे तो केवल उनका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता था, बल्कि वहाँ जो भी उन्हें कुछ विशिष्ट दिखता, कुछ अलग दिखता, उसके बारे में जानकारी लेते और उसके बारे में उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी इस घुमक्कड़ी के शौक़ को हम उनकी रचनाओं में भी देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं उनकी ही एक कविता, यह दंतुरित मुस्कान। हम इस कविता के बैकग्राउंड पर पहले बातचीत करते हैं। कवि ने कविता जब वो लिख रहे थे तो उनके मन में क्या कल्पना चल रही होगी, क्या उनका विज़न होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। शायद कवि ने जो है किसी छोटे बच्चे को देखा। हम सभी देखते हैं अपने आसपास कई स्थितियाँ देखते हैं। उनका सूक्ष्म निरीक्षण बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको जब अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उकेर देते हैं तो वो हमारी रचना बन जाती है, हमारी कविता बन जाती है। तो नागार्जुन जी ने जो है छोटे बच्चे को, या तो उनके घर में होंगे या कहीं आस पड़ोस में परिवार में, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा जो है उसकी जो स्माइल होती है, उसकी जो मुस्कान होती है, वो उसके पिता और उसके घर के अन्य लोगों पर क्या प्रभाव डालती है, ये हमें इस कविता में देखने को मिलेगा। इस कविता का मूल तथ्य है कि इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी परेशान हो, लेकिन जब वो घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद शिशु या छोटा बच्चा उनके घर में, वो उससे मुस्कुरा के मिलता है, उसकी मुस्कान, उसकी स्माइल देखते हैं तो वो अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारे तनाव भूल जाते हैं। इसी मूल बात को लेकर के कवि ने ये कविता लिखी है, यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी प्राण। एक मरा हुआ इंसान का मतलब यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नहीं है। मृतक इंसान वो भी होता है जो अपने जीवन में उम्मीद छोड़ देता है, आशा छोड़ देता है, निराश हो जाता है। वो भी एक मरे हुए व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में उल्लास नहीं है या जिसके हृदय में जीने की प्रेरणा नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में भी प्राण, जान, यानी कि उसको जीवित रहने की प्रेरणा दे सकती है। और वो है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यानी छोटे बच्चे की मुस्कान, जिसमें छोटे छोटे से दांत उसके दिखाई देते हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। जब पिता अपने घर पहुंचते हैं दिन भर से काम करके, तो वो देखते हैं कि आंगन में बालक जो है, पहले कच्ची मिट्टी हुआ करती थी आंगनों में, अब तो पक्के आंगन होते हैं, लेकिन उन कच्ची मिट्टी के आंगनों में जो बच्चा खेल रहा होता है उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई रहती है और वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़कर अपने पिताजी के पास आता है। तो ये जो दृश्य है, इसको देखकर कवि इस कविता में कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे गात यानी उसका जो शरीर है बच्चे का, और धूली धूसर मतलब मिट्टी से सना हुआ। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि को उस समय बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जो नदी है या तालाब है उसमें कमल नहीं, बल्कि मेरी झोंपड़ी में कमल खिल गए हों। कमल वैसे सामान्य रूप से जो तालाब में खिलते हैं, लेकिन कवि को महसूस होता है कि ऐसा लग रहा है मेरी झोंपड़ी में बहुत सारे कमल खिल गए हों। इतना सुंदर दृश्य उस बच्चे को देखने से उनको अपना घर इतना सुंदर दिखाई देने लगता है। वो बच्चा उन्हें उन कमल की तरह, उन नए कोमल पत्तों वाले कमल की तरह दिखाई देता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मने स्पर्श या संवेदन या तुमसे मिला हुआ जीवन पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
कवि कहते हैं कि हो सकता है कि जो पत्थर है उसका दिल भी एक बच्चे की मुस्कान को देखकर, एक बच्चे की जो स्माइल उसके चेहरे पे होती है, भोली सी मासूम सी, उसको देखकर एक पत्थर दिल व्यक्ति भी पिघल सकता है, उसके मन में भी संवेदनाएं जागृत हो सकती हैं। इतनी ताकत होती है एक बच्चे की मुस्कान में। छूट गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, और उसको हंसते हुए देखकर कवि अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब वो मिट्टी में सना हुआ मेरे पास दौड़ कर आता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी झोंपड़ी में कमल के फूल खिले हुए हैं। और फिर वो देखते हैं उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे शेफालिका के फूल यहाँ खिल गए हैं। तुम्हारे मुस्कुराने से, तुम्हारे हंसने से जो है वो मेरे आसपास का वातावरण भी बड़ा सुरम्य, बड़ा सुंदर बन जाता है। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। जब पहली बार पिता ने अपने बच्चे को गोद में उठाया, शिशु को गोद में उठाया, तो उन्हें बच्चा जो है एकटक देखे जा रहा है, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। बच्चा एकटक, क्योंकि बच्चा माँ के पास रहता ज़्यादा समय, पिता के पास वो बहुत कम आता है। तो जब पिता उसको गोद में लेते हैं तो बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। और इसी बात को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि जब तुम मुझे अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, लगातार टकटकी लगाए मुझे देख रहे हो, क्या मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं बांस हूँ या बबूल हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसा रहूँगा, कैसा व्यवहार करूँगा, क्या तुम ये सोच रहे हो? आखिर मैं कौन हूँ? और हे मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी, इसलिए तुम अब आंखें बंद कर लो, या फिर मैं अपनी आंखें फेर लूँ, ताकि तुम जो टकटकी लगाए मुझे देख रहे हो, इससे तुम्हें थकान न महसूस हो। फिर कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, पहली बार में ऐसा ही होता है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। फिर कवि अगली पंक्ति में माँ की जो भूमिका है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में माध्यम न बनी होती तो शायद मैं तुम्हें देख नहीं पाता और तुम भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। कवि कहते हैं कि माँ और पुत्र का जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वो बहुत आत्मीयता का होता है। वो एक दूसरे को जन्म के साथ ही पहचानने लगते हैं। यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसकी हर चीज़ को बच्चा पहचानता है और माँ भी बच्चे को पहचानती है। तो जन्म के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन पिता से बच्चा जन्म होने के बाद मिलता है और उसके बाद भी कुछ समय तक तो वो उसे पहचानता ही नहीं है। जब बहुत बार उससे मिलना होता है, पिता से उसका मिलना होता है, तब जाकर के वो पहचानने लगता है कि ये स्पर्श जो है या ये जो गंध है, ये कोई जानी पहचानी है, ये मेरे घर में रहती है, मेरे आसपास रहती है। जब शिशु थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 2, 4, 5, 6 महीने का, तब वो अपने घर के सदस्यों को देखकर मुस्कुराने लगता है, यानी वो उनको पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी उसको रिश्ता नहीं पता होता कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे और बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे अलग अलग रिश्ते पहचानने लगता है। माँ उसे सिखाती है कि ये पिताजी हैं, ये भाई है, ये दादा हैं, ये मामा हैं। तो धीरे धीरे उसका जो दायरा होता है समझ का, वो बढ़ने लगता है। इसलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य है, तुम्हारी माँ भी धन्य है, मैं तो चिर प्रवासी हूँ। प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला, दूर रहने वाला, जो कभी कभी ही वापस अपने घर की ओर लौटता है। तो मैं तो तुम दोनों के बीच में एक चिर प्रवासी की तरह हूँ। तुम्हारी माँ और तुम्हारा संबंध वास्तव में एक दूसरे के लिए पूरक है। फिर कवि कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ को कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो बच्चा कनखियों से यानी तिरछी नज़रों से छुप छुप करके
अपने आसपास बैठे लोगों को देखता है और उनमें उसे एक चित्र, एक छवि अधिकतर नज़र आती है और वो समझ जाता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी माँ से बहुत समीप है या मुझसे बहुत समीप है या मेरे आसपास रहता है हमेशा, मुझे इसका स्पर्श अच्छा लगता है, मुझे स्नेह मिलता है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो समझने लगता है कि ये मेरे पिता हैं। लेकिन माँ के साथ उसका संबंध जो है वो बहुत घनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर कवि ने यही सारी बातें स्पष्ट की हैं। लेकिन जब तुम दूध पीते पीते कनखियों से मुझे देखते हो, तिरछी नज़रों से मुझे जब देखते हो छुप छुप करके दूध पीते हुए, तो तुम्हारी दंत्रित मुस्कान जो है मुझे बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी छविमान लगती है। इस पूरी कविता में कवि ने एक सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन यानी कि एक सूक्ष्म निरीक्षण जो है उसके आधार पर ये कविता लिखी है कि छोटा बच्चा, शिशु जो होता है जन्म लेने के बाद, वो किस तरह का व्यवहार करता है। बाल मनोविज्ञान का इसमें बहुत बारीकी से उन्होंने चित्रण किया है कि छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से आत्मीय रहता है, दूसरे लोगों को वो छुप करके या कनखियों से देखता है, पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पहचानने का दायरा बढ़ता है। फिर वो समझने लगता है कि ये मेरा कोई अपना ही है और फिर उनके पास जाने लगता है। वरना शुरू में तो आप देखिए बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है ना, वो किसी और की गोद में रहेगा ही नहीं, रोने लग जाएगा, उसे सिर्फ माँ की गंध और माँ का स्पर्श ही पता होता है। लेकिन धीरे धीरे घर के और सदस्यों के पास रहते रहते वो समझने लग जाता है कि ये भी मेरे अपने ही हैं। तो इस तरह से कवि ने बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, उसका सहारा लेते हुए एक बहुत सुंदर कविता को तैयार किया है। उम्मीद है आपको नागार्जुन जी की कविता पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए और बहुत सारे अनेक हिंदी से जुड़े हुए विषय, कविताएं, कहानियाँ, कुछ और संदर्भ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और अगले वीडियोज़ आप किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।